नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ सीरीज के इस सेशन में स्वागत है। मैथ सीरीज के आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस आज करेंगे। क्योंकि मैंने जब कॉन्सेप्ट बताते हैं उस टाइम पे तो मैं एक एक दो एग्जाम्पल लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा से या एनसीईआरटी से, उसको मैं बाद में एक अलग सेशन क्वेश्चन सेशन रखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे बेस्ड है। सो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और वो लोग जो इसको पहली बार देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसको जरूर देखें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी इसमें देखो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। किताब में तो आर डी शर्मा में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब हर एक का सॉल्यूशन तो हम नहीं करा सकते, आपको खुद करना होगा, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आपके पास, आप अभी एक स्टूडेंट हो, और कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आप तो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब क्वेश्चंस के वैरायटी जितने टाइप के बनते हैं उसको एक एक करके करा दूंगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी ना हो। फिर भी हो तो आप कमेंट सेक्शन है ही। सो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इस टाइप के विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक, तो इस टाइप का तो हम करा चुके हैं ऑलरेडी कि क्वाड्रेटिक का सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होना चाहिए, और किस फॉर्मेट में आना चाहिए उसका, वो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इस फॉर्मेट से मैं, तो मैं यदि पूछूं आपसे कि x² प्लस 6x माइनस प्लस का 4 इक्वल टू, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, वेरिएबल्स का डिग्री, ठीक है, वेरिएबल्स की डिग्री 2 है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो है। मैं पूछूं x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक। तो इसको आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, x² से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, तो जब x² से इधर मल्टीपल करेंगे और इस तरफ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बन जाएगा, और ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 5x² हो जाएगा, x²। तो जब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो x की पावर 4 माइनस का 5x² और प्लस का 1, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना ही नहीं, डिग्री 4 हो गया। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के जो फर्स्ट टाइप है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछा जाता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये स्टैंडर्ड मतलब ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो नहीं होता है। जैसे इसमें आपको 2 पावर देख कर नहीं लगा देना है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप के बता रखे हैं। ठीक है, कि आपको पावर देख के टिक नहीं कर देना है कि ये क्वाड्रेटिक होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दिस वन। सो अब आपको हम अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर इफ x इज स्मॉलर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इजी क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव मतलब x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इजी है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, ये तो इजी है, इसको क्या सॉल्व करें, इसको तो कर देंगे अपन। लेकिन आपको फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लास्ट तक जाना है, क्योंकि उसमें फिर फैक्टराइज करोगे तो बहुत सारे चीज़ आते हैं उसमें। आपका एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, देख कर नहीं छोड़ देना। हाँ, ये तो एक ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, इसके बराबर पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड, अरे वैल्यू फाइंड आउट करके मैच तो कराओ कि आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे। देख कर क्वेश्चन को कभी मत कर दो, ये तो ईजी हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x है और x जो माना है वो छोटा वाला है, चलो छोटा वाला x मान लिया। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मल्टीपल बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मतलब x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 306। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² और प्लस का x इक्वल टू 306, डेट मीन्स x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक बना है या नहीं बना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, कोफिशिएंट को आप कंपेयर भी कर सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको या तो फैक्टराइज मेथड लगा लो, ठीक है, या फैक्टराइजेशन से ही करोगे इसको क्वाड्रेटिक को,
ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और फैक्टराइज करने के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक कैटेज, आपको दिख रहा है? ओके, एक कैटेज, मैं पढ़ के बताता हूँ। ए कैटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज in a day. The cost of the production of each toy in rupees was found to 55 minus the number of articles produced in a day. मतलब जितना कॉस्ट है ना ईच टॉय का, वो कितना है, जितना 55 में से यदि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में बनते हैं उसको माइनस कर देते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 750। एक कोई पार्टिकुलर डे पे 750 टोटल कॉस्ट पड़ा प्रोडक्शंस का। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, यदि एक्स डिनोट कर रहा है इस दिन पे प्रोडक्शंस का, नंबर ऑफ द टॉयज का, तो बताइए कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो इजी क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाइए। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले क्या कि अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको दिख रहा है एक्स डिनोट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक, ये मान लिया एक्स को। अब आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इक्वल टू 55 में से क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दो, यही तो बोला है ना कि 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर दो, ठीक है। सो इसके बाद अब आपको फिर उसके बाद क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन है वो आपको 750 आया है किसी एक दिन, टोटल प्रोडक्शन 750 आया है। सो 750 आया है, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, आपको ये क्या निकला है, आपको निकला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, क्या, ईच टॉय, ठीक है, ईच टॉय का आया है प्रोडक्शन है। तो जब ईच टॉय का प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स है, तो एक्स टॉयज का कितना हो जाएगा, तो टोटल वही तो है ना, टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टॉयज, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो यहाँ पे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, तो एक्स की हो जाएगी कितना, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, सिंपल, ठीक है। और आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया था, 750, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 55 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 750। अब यहाँ से आपको देख लो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 55x, और इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का 750 इक्वल टू 0, यही होगा। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, और ये सर 0 है ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस को कॉमन लेके हटा दो, ठीक है। कुछ वजह बोले माइनस कॉमन लेके फिर जाता कहाँ है, और माइनस कॉमन लेने के बाद क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल कर दो, तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या, ये तो 0 ही रहेगा इधर। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक बन गया, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक। अब इससे फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू एक्स का, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे, मैंने बता रखा है, फैक्टराइजेशन करने का सबसे सिंपल मेथड क्या बताया था, यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का साइन देखना है कि इसके हिसाब से होता है कि ये इसके हिसाब से होता है कि प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, और मल्टीपल किसका करते हैं, इनके प्रोडक्ट का और इसका। तो यहाँ तो ये 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 750 ही आएगा। और 750 को इस तरह से ब्रेक करना है कि इनका सम आ जाए कितना, इतना, इनका सम आ जाए, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तब होता है जब माइनस होता है। तो सम कितना, तो इसको इस तरह से देखो, ये नंबर भी, ये सब हम तरीका बता रखे हैं पहले, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये 55 है, मतलब एक ऑड नंबर है, इसका मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि एक इवन मिले और एक ऑड मिले, तभी तो इवन प्लस ऑड मिलेगा, तभी तो क्या बनेगा, इवन प्लस ऑड ही तो बताता है ना, या ऑड देता है। यदि इवन में और इवन में तोड़ दोगे तो फिर वो उसका सम ऑड देगा,
सॉरी इवन का सम इवन देगा, या इवन ऑड और ऑड का सम कर दोगे तो वो इवन दे देगा। लेकिन ऑड नंबर कब आता है? जब इवन प्लस ऑड करते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ें बताओ? हमारे पास क्या तरीका है? पहले तो इसको मैं लिखता हूँ 75 × 10, 75 × 10, सिंपल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 75 × 10 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब 75 को और अब हमें 10 यहाँ मिल गया, अब हमें 10 यहाँ पे क्या मिल गया? एक इवन नंबर मिल गया। अब इसको हम तोड़ते हैं 25 × 3, इसको तोड़ देते हैं 25 × 3 और इस 10 को 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि 25 एक ऑड नंबर है और इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमें यहाँ से इवन मिलेगा, और ये 30 देगा और ये 25 देगा, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे इस तरह से ब्रेक करना और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। समझ में आया? तो वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टॉयज हो जाएंगे। तो एज सिंपल एज क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आपको करना है। मतलब हमने दो मेथड देखा था ना, एक कंप्लीट स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, और एक फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, तो उसके थ्रू करना है। और इक्वेशन से आपका ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4√x प्लस का 6 = 0। सो देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं ये प्रॉब्लम कर रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। अब इक्वेशंस लिख देता हूँ और उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। इक्वेशन से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4√x और प्लस का 6 = 0, ये है इक्वेशन। अब आपको इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हमने बता रखा है सबसे इजीएस्ट कि आपको a + b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी पे हमें ब्रेक करते चलना है। a + b = 2ab + b², ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, तो x तो हमें चलो a मिल गया, x तो a की जगह हमारा क्या है? x है, तो इसमें तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ छेड़छाड़। इसको हमें 2ab बनाना है, तो 2 इसे निकाल लो और इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × √2, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 6 लिख दिया = 0। अब हम देख क्या रहे हैं कि क्या होता है 2ab, x भी तो आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो 2 है यहाँ पे, b a की जगह कितना है? x है, मतलब b बचा, ये जो बचा वो b है, तो मतलब b हमारा कितना है? 2√2, ठीक है। और जब b है, इसमें b इतना है, तो इसका मतलब इसका एक स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से फिर क्या करेंगे? -2 × 2√2x प्लस माइनस कर देंगे इतना, 2√2 का स्क्वायर एक बार कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, एक बार हम माइनस कर देंगे 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बाकी कट के फिर ये, और प्लस का 6 = 0। अब ये क्या बन गया? ये बन गया x - 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में ये कितना हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? ये 4 हो जाएगा और ये 2, मतलब 8 हो जाएगा ये, ठीक है, 8 और प्लस का 6 = 0। तो इन दोनों को इधर भेज दो, तो x - 2√2 का स्क्वायर = 8 माइनस का 6 मतलब 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x - 2√2 का स्क्वायर = दिस वन। अब बताओ, अब हमने बताया था कि जब भी इधर रूट जाता है x - 2√2, जब इस पर ये रूट आएगा तो ये किस में आएगा? प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि बता रखा है दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाता है x का, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट सिंपल रूट वाला प्लस माइनस में नहीं आएगा। सो अब यहाँ से आप एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस करना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ओके। तो आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक ये वेराइटी बना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं एक, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊँ उससे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, जो कि आपको, ये भी एक वेराइटी है, ठीक है। मैंने ये एक छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसमें लिया नहीं, बट मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 2x² - 5x प्लस का 3 = 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन दे रखा है और आपको पूछ लिया जाए कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या आप नहीं लिख सकते? मैंने डिस्क्रिमिनेंट बता रखा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है d = होता है b² - 4ac। बस वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, एक बार कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। b कितना है यहाँ पे? b है -5, a कितना है यहाँ पे? 2 है, c कितना है? 3 है। अब इसमें पुट कर दो और फाइंड आउट करो, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा अपना,
ठीक है। अब उसी डिस्क्रिमिनेंट पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्वेश्चन आपको, ये नंबर ये आपको दिख रहा है, ये हमने कर लिया। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द रूट आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब यहाँ पे एक ही इक्वेशन हमने लिया है, और भी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है। सो आपको के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है इक्वल टू 0, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या बता रखा है कि रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है। अब बताइए रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? रूट्स रियल और इक्वल होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप b का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? k, और इंटू c कितना है? 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 16 यहाँ से आप देखेंगे तो k का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 4 16 इक्वल टू, इधर ये माइनस में जाएगा 4k हो जाएगा, और यहाँ से k का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी सिंपल आते हैं क्वेश्चंस। आपको रूट दे, आपको नेचर ऑफ रूट दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो है इफ 2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? आपको रूट, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होता है? जब इसके डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए इसको करते हैं। सो देखिए ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो एक थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपको पहले रूट दे रखा है, फिर एक और इक्वेशन दिया है, फिर आपको के का वैल्यू पूछा है, तो थोड़ा सा आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा। आपको सिंपल तरीके से ये नहीं सॉल्व होगा। मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ लिख लूँ इक्वेशंस कितना था? इक्वेशन है, सॉरी ये दिक्कत कर रहा है मेरा, मैं इक्वेशन इधर लिखता हूँ आपको। इक्वेशन है के एक्स 3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ओके। अब ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिखेगा, मैं यहाँ सोल्यूशन करूँगा, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस px माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड और इसका क्या बोला है? इफ़ 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप जानते हैं कि रूट यदि 2 है तो इसका मतलब क्या है? यदि रूट 2 है इसका मतलब कि यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ तो ये इधर 0 हो जाना चाहिए था, इधर 0 हो जाना चाहिए था। तो देखो हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस का px, x की जगह 2 रख देते हैं, p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये कितना हो जाएगा? 12, ये 12 और ये माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर इस 4 को हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू पी इक्वल टू माइनस 4, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2, p इक्वल टू माइनस का 2। और ऑब्वियस सी बात है यदि माइनस का 2 यहाँ पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ये समझे। तो p का वैल्यू तो आ गया क्या? -2, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस px प्लस k इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट 0। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। तो आप तो पहले इसमें p का वैल्यू पुट कर दो, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये प्लस कर देगा, तो 2 इंटू 2 और x और प्लस k इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का k इक्वल टू 0। समझ में? अब आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 4a इंटू k इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 16, तो माइनस का 4 इंटू 4 इंटू k इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से ये कैंसल आउट, और ये k इक्वल टू 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 आ गया। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वेराइटी जो बनता है वो है, मैं पेज चेंज कर लूँ।
नेक्स्ट वेराइटी है डिवाइड 29 इंटू टू पार्ट, डिवाइड 29 इंटू टू पार्ट सो डैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट इज दिस वन। अब देखो इसमें कैसे करेगा, कुछ बच्चे यहाँ को सोचेंगे 29 को डिवाइड करना है। अरे 29 को डिवाइड नहीं करना है भैया, 29 को इस तरह से डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब उसको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि उसके पार्ट का जो सम है, उनके पार्ट के जो सम का स्क्वायर है वो 425 आए, ये है कहने का मतलब। ठीक है, सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं बस इसलिए लिया ताकि आपको, कुछ बच्चे डिवाइड देखते ही 29 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे एक पार्ट हमने x मान लिया, दूसरा पार्ट को 29/x कर दिया। डिवाइड नहीं करना है आपको, डिवाइड इस तरह से करना है माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि एक पार्ट इसका कितना है, एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट कितना रहा होगा, दूसरा पार्ट अदर पार्ट कितना हो जाएगा 29 - x। इसी तरह से डिवाइड होगा ना, 29 को इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे कि एक x एक मान ले 14 ले लिया, तो दूसरा कितना 15 आएगा। सो और इसके क्या बोल रहा है, सो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट इज इतना। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर दो, इसके पार्ट के स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर और इसके स्क्वायर 29 - x के स्क्वायर और इनका सम इक्वल टू 425। अब यहाँ से आप स्क्वायर को ब्रेक करना होल स्क्वायर में और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेना, इजी। ठीक है, आप कैलकुलेशन करना खुद से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इफ एन इंटीजर इज added its square, if an integer is added its square the sum is 90। ठीक है, if integer is added to its square the sum is 90। find the integer of integer with the help of quadratic equation। कितना इजी है, मैंने कोई इंटीजर लिया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, मैंने x को इंटीजर लिया, ठीक है, एन इंटीजर इज एडेड इट्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इनको ऐड करना, तो ये कितना दे रहा है 90, तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर लोगे x का वैल्यू। सो सिंपल। तो इसी टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में बनते हैं, कुछ एक बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी मैंने लिया है, कवर किया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो इसमें क्या कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या, नहीं कर सकते। फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20, यदि 20 डिक्रीज, मान लीजिए कोई x होल नंबर है, उसको 20 डिक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा x - 20, और x - 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो इसको कर लेंगे अपन। इक्वेशन कैसे लिखोगे आप बताओ। x हमने होल नंबर मान लिया, तो जो क्या बोल रहा है x होल नंबर, सो इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करो तो कितना हो जाएगा 20 डिक्रीज में, तो x - 20 यही होगा। और x - 20 ये है, तो ये जो डिक्रीज नंबर है ना, मतलब ये वाला, ये इक्वल है किसके 69 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो नंबर हमने क्या माना x, तो इसके रेसिप्रोकल के मतलब 1/x, रेसिप्रोकल मतलब 1/x होता है इनवर्स। तो इस x को अब इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x - 20 इक्वल टू 69, और ये फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 69। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ से हम सॉल्व आउट कर लेंगे। 69 को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि ये 20 आ जाए। तो आप देखो कि एक ये क्या है, ये एक और इवन नंबर है, तो इस तरह से इसको तोड़ो, या तो इसको दोनों ऑड में तोड़ लो, तो दोनों ऑड में टूटेगा क्या, हाँ टूटेगा। 23 इंटू 3 23 या 69, तो यहाँ से टूट जाए। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज करने के लिए सबसे आसान तरीका बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देयर आर, अब दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। देयर आर थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू अदर टू गिव्स 154। व्हाट इज द इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आप पहले इसको समझो फिर कोशिश करो। ओके, आपने ट्राई किया। ओके, सो अब हम देखो आपको बताते हैं। देयर आर थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज द सम ऑफ, सच दैट द, यहाँ पे आएगा सम, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू गिव्स इतना। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, कि पहले तो आप थ्री कंजुगेटिव इंटीजर बताओ क्या होगा। अब मैं मानता हूँ फर्स्ट आपका x होगा, तो दूसरा कितना होगा x + 1, तीसरा क्या होगा x + 2,
यही होगा 3 कंजुगेटिव। अब इसमें से क्या बोल रहा है, ध्यान रखना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज, तो फर्स्ट जो इंक्रीज किया था, फर्स्ट जो नंबर था उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ सॉरी फर्स्ट इंक्रीज बाय, सॉरी यहाँ सम, यहाँ इंक्रीज दे दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सम का जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंक्रीज, तो फर्स्ट इंक्रीज मतलब उससे इतना ज़्यादा, तो मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू कितना है, ये और ये, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू, यही तो दिया है कितना, 154, ठीक है। तो मतलब इंक्रीज का मतलब समझे कि जो इसका जो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज है, मतलब वो जो फर्स्ट नंबर था ना उसका स्क्वायर वो इससे इतना इंक्रीज करता है, बाय इंक्रीज बाय इतना, समझ में। सो डैट मीन्स कि आप ऐसे भी इसको बोल सकते थे कि 154 में से इतना माइनस कर दो तो इसके बराबर होगा, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेना। आप इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। जब आप इसका एक्स स्क्वायर और फिर ये 2x और प्लस एक्स 3x हो जाएगा 154। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन इसका कर लेना, 2x स्क्वायर हो जाएगा 3x। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, बोट वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो बोट वाले क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ ताकि इसमें जो काम आएगा आपको, कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। ओके, सो मैं बोट वाले क्वेश्चंस को आपको पहले उस पर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर अब मैं बोट वाले क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में उसमें आता है आपके। तो मैं इस पर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब भी बोट चलता है तो पानी में चलेगा, चलो ये इतना तो आपको कॉमन सेंस आता ही होगा। अब बोट पानी में जब चलेगा तो पानी में दो टाइप का आपको टर्म्स यूज किया जाएगा, एक किया जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, और एक किया जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है अपन को, हमें ध्यान रखना है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या समझते हो, अप, डाउन का मतलब इधर डाउन होते जाए, मतलब पानी से झरने से गिर रही है, ठीक है, और उसी के सहारे चला जा रहा है नाव भी, ठीक है, उसी के सहारे नाव भी जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब पानी का जो धारे का दिशा है उसी के सहारे उसी दिशा में बोट भी जा रहा हो तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके साथ चला जा रहा है। मतलब उसमें क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब पानी के साथ जाएगा तो उसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब पानी ऐसे झरने से गिर रहा है, मतलब ऐसे नदी से चल रहा है ऐसे ऊपर से, और इसके ऊपर से मतलब जा रहा है, ये समझे, मतलब इसके ऊपर से इसके विपरीत में नाव जा रहा है, इसके अपोजिट में नाव जा रहा है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप का मतलब ऊपर की ओर, समझे, पानी इधर जा रहा है और ये ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, मतलब पानी की दिशा तो इधर है डायरेक्शन, और बोट आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सो समय किस में ज़्यादा लगेगा बताओ, डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में। ऑब्वियस सी बात है डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि पानी की जो स्पीड होता है वो भी क्या करता है, अवरोध करता है इसको। समझ में आया। सो अब आपको ये तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता हो गया होगा।
अब देखो इस चीज़ को एक तरह से और समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो इसको? एक तरीके से समझो, जब आप कभी मॉल पे गए हो, मॉल तो ऑब्वियस सी बात गए होंगे आप, आपके आसपास में कहीं होगा मॉल। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एस्केलेटर बना रहता है। अब एस्केलेटर पे आप यहाँ चढ़ते हो और फिर यहाँ क्या हो जाता है, आप सीधा यहाँ पे आ जाते हो, फिर इस तरह इधर आप चले जाते हो। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, यदि आप ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है और आप भी इसके ऊपर ही चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। समझ में? आप ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसको मतलब इसी के साथ आप जाते जा रहे हो ना, आप यहाँ पे खड़े हो और इसी के साथ जा रहे हो, जिधर एस्केलेटर जा रहा है उसी के साथ आप चलते जा रहे हो। ठीक, तो ये इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए आप इसको डाउन स्ट्रीम मान सकते हैं। ठीक है, और अप स्ट्रीम मतलब इसके अपोजिट में तुम उतरोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, दिक्कत होगा। जब तक आप 3 सीढ़ी आओगे वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा आप नहीं उतर सके, उल्टा में परेशानी होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे ताकि आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में कभी कन्फ्यूजन ना हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब नाव की जो बोट की दिशा है वो धारा की दिशा में ही होगा, पानी की दिशा में होगा, और अप स्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया जाता है, एक होता है स्टिल वाटर, ठीक है, और एक होता है मतलब इसको बोलते हैं शांत जल, एक होता है अशांत जल मतलब करंट, CURRENT, करंट या स्ट्रीम यूज किया जाता है, स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो मैंने यहाँ पे मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं जो मान रहा हूँ अभी स्पीड, वो किस में मान रहे हैं हम लोग, स्टिल वाटर में मान रहे हैं। स्टिल वाटर में हम मान लेते हैं x है, x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, ठीक है, जब पानी रुकी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम स्पीड जो बोट का मानते हैं वो शांत में मानते हैं, लेकिन उसके साथ करंट भी होता है पानी में, तो मतलब धारा होते हैं, करंट मतलब धारा। स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब धारा। सो इसका हम मान लेते हैं y, किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद बताओ कि x जो है वो x ग्रेटर होगा या y ग्रेटर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि बोट का स्पीड ज़्यादा होगा ना भाई साहब, बोट का स्पीड तो ज़्यादा होगा पानी से, तभी तो वो चल पाएगी। अदरवाइज यदि पानी का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो बोट को तो कहाँ चलने देगा। ठीक है, सो अब हम देखो एक चीज़ और, आप खुद बताओ कि यदि कोई नाव डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो जो स्पीड बोट ऑफ स्पीड है और जो करंट की स्पीड है, स्ट्रीम की धारा की स्पीड है, वो जुड़ेगी या घटेगी? तो वो जुड़ेगा। मतलब क्या होगा, x प्लस वाई होगा। क्या होगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा जब वो डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है पानी, उसको और साथ दे रहा है। यदि 25-20 किलोमीटर उसकी स्पीड है और मान लीजिए 5 किलोमीटर पानी की स्पीड है, तो वो जो नाव चलेगी वो कितने से चलेगी, 25 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। समझे, वो 25 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से दूरी तय कर लेगी। ठीक है, लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा कि यदि वो नाव की 20 किलोमीटर है और इसकी धारा की 5 है, तो वो अपोजिट में है, तो वो उसको इफेक्टिव कितना होगा, वो 15 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ही कर पाएगा। मतलब 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर उसको क्या कर देगा, वो अवरोध कर देगा, उसको जो विपरीत दिशा में जो अपोजिशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो एक्स प्लस वाई किसका हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ये 2 वर्ड आपको मिलेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो आपको, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, या इसको बोलो अप स्ट्रीम। ओके, सो इतना यदि आपको बात पता है तो आप अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ये आपको समझाने के लिए हमने पहले बता दिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है, मतलब 15 किलोमीटर, तो ऑब्वियस बात है 15 किलो अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर चलेगा और डाउन स्ट्रीम में 22 चलेगा, इससे ज़्यादा ही चलेगा डाउन स्ट्रीम में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की मतलब पानी के जो धारा की स्पीड है वो बताइए। जबकि
पानी का जो बोट का जो स्पीड है वो शांत जल में दे दिया है 8 किलोमीटर। मतलब आपको क्या दे दिया है, आपको x दे दिया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एजम्स कर वही आपको सॉल्यूशन वही रखना है कि लेट x इज अ स्पीड ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की हमने x मान लिया। सो आपको शांत जल में कितना दिया है, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है इन स्टिल वाटर, शांत जल, इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, तो बताइए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो नाव का जो स्पीड होता है और जो इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड होता है वो ऐड होता है, तो डेट मीन्स 8 + x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। अरे यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बता दो। हाँ, अब है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का लिख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का हो जाएगा 8 - x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस अब इस फॉर्मूले में आप पुट करते जाओ। आप देखो पहले अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जा रहा है, और उसकी स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड है 8 - x। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप लिख दो, समझ में आया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि टाइम कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है ना, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इक्वल टू ये आएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं अभी लिखता हूँ कि टाइम टेकन बाय दी बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के में क्या, इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना चलता है अप स्ट्रीम में, 15 डिवाइड बाय स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में, तो 8 - x लिख दिया, प्लस का अब डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है, 22। आपको दिख रहा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये 22 है, ठीक है। तो 22 अपॉन कितना, स्पीड कितना है 8 + x इक्वल टू, देखो अब ये भी टाइम है, मतलब अप स्ट्रीम में जाने का टाइम है और ये डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम है, और यही दोनों मिला बोल रहा है इट कैन गो 15 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज इन 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगता है आने जाने में उसको, 5 घंटे, 5 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, मैंने क्या बता रखा है, इसकी क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे ना, और ये एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 8 - x और 8 + x, और ये दिख रहा है a + b के होल स्क्वायर पे, आप a प्लस नहीं, a² - b² के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देना। ठीक है, तो ये मैं इसको और कर देता हूँ, पहले इसको लिख लो, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 8 + x, और ये 8 + x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, 8 - x, ठीक है, इक्वल टू 5। अब आप ये कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस का x², और ऊपर हो जाएगा 15 × 20 से 120 प्लस 15x प्लस 62 कितना होता है 76 से 176, ठीक है, 176 माइनस का 22x इक्वल टू 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करो। आपको देखो इसमें से x² दिख रहा है, ये x² आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, यहाँ से फिर आप क्वाड्रेटिक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और जो x आएगा वही हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। देखो x का 2 वैल्यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू 2 आएगा। मेरे पास तो कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, x की आपको एक आएगी 3 और एक आएगा 8 - 8/5, ठीक है। तो माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि भाई स्पीड जो है धारा की स्पीड माइनस में कैसे हो सकता है, तो आपको 3 लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। आप इसे सॉल्यूशन कर लेना, काफ़ी ईजी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रेन वाली, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको आपको समझाते हैं। तो ट्रेन में भी आपको देखो, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम एक ही फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या इसको जैसे भी बोलना है बोल लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे जैसे भी बोलना है। तो यही फॉर्मूला इसमें भी हो जाएगा, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, और उस हिसाब से आपको इसको डील करना है। तो आपको दिया गया है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझ कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग
एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड उसकी है 360 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 360 किलोमीटर, स्पीड नहीं दिया है, सॉरी स्पीड आपको नहीं दिया है, आपको बस ये बोला गया कि ये ट्रेन है वो ट्रेवलिंग कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड मानना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ये बाद में मैं कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म का तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और जबकि वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता है, ट्रेन कभी भी सामान चाल से नहीं चलती है, स्पीड वेरी करता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं। तो वो 360 किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, एंड वो जो लगाती है वो 48 मिनट कम लगाती है जब वो स्पीड अपना 5 किलोमीटर बढ़ा देती है, 5 किलोमीटर क्या करती है वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो जब मान ली पहले उसकी स्पीड x रही होगी, ठीक है, अब यदि जब वो x स्पीड से चलती है, मतलब किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर से, तब उसको 360 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है उससे 48 मिनट कम लगता है जब ये अपना स्पीड 5 बढ़ा देती है, 5 गुना नहीं बोला है, 5 बढ़ा देती है, 5 मोर, तो x + 5 किलोमीटर जब हो जाता है तब इसको 48 मिनट कम लगती है। तो कम का मतलब आपको समझ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो मतलब टाइम का डिफरेंस दिया है, तो इसका मतलब हमें टाइम का रेशियो लाओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अरे दोनों दो का स्पीड पता है और डिस्टेंस तो सेम जाना है दोनों के लिए, ट्रेन यहाँ से खुली और यहाँ तक जाने में ये 360 तो जाएगी, लेकिन एक बार x के स्पीड से जा रही है और एक बार x + 5 के स्पीड से जा रही है, तो हम दोनों के लिए टाइम का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जब हम स्पीड मानते हैं x, तो उसका टाइम कितना होगा, जब हम स्पीड x मानते हैं तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और जब हम स्पीड x + 5 मानते हैं तो उसका क्या हो जाएगा 360 + x + 5 स्पीड, यही हो जाएगा टाइम, ठीक है। और क्या बोला है कि जब इतना से चलती है और इतने से ही जाती है तो इन दोनों के डिफरेंस में बीच में जो टाइम लगता है ना वो 48 मिनट कम लगता है, वो 48 मिनट क्या लगती है लेस लगता है। तो डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों का माइनस कर दें, इन दोनों का यदि माइनस कर दें तो वो आपको कितना किसके इक्वल हो जाएगा 48 मिनट के, 48 मिनट क्या हो जाएगा 48 मिनट बोल रहा है कि जब ये इतने स्पीड से जाती है और इतने स्पीड से जाती है तो जब ये स्पीड 5 बढ़ाकर चलती है ना तो 48 मिनट कम लगता है। तो मतलब यही तो डिफरेंस है ना, यदि इनके टाइमिंग का ये मान लेते हैं समथिंग कुछ टाइम ले रहा होगा, ये समथिंग t टाइम ले रहा होगा और ये मान लिया t1 टाइम ले रहा होगा, तो इन्हीं दोनों के तो बीच का डिफरेंस 48 मिनट बता रहा है ना, ठीक है। कि मान लीजिए ये 5 घंटे ले रहा है तो ये 5 घंटे 48 मिनट लेगा और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 48 आएगा। तो इसका मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये ज़्यादा लेगा, ये मान लेते हैं 5 घंटे ले रहा होगा तो ये कितना लेगा, ये 4 घंटे 4 घंटा कितना 48 मतलब 12 मिनट लेगा, 4 घंटा 12 मिनट मतलब ये 48 कम लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा 48 के बराबर होगा, ठीक है। हम टाइमिंग निकाले, हमने टाइम का डिफरेंस दे रखा था, हम टाइम निकाले और डिफरेंस कर दिया, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना इसको मिनट को आवर्स में, क्योंकि स्पीड आपने आवर्स में लिया है और ऐसे भी कैलकुलेशन है आपको आवर्स में ही करना है, ठीक है। तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 48 को 60 डिवाइड कर दोगे तो ये आपको आवर्स में दे देगा। आवर्स में कितना आ जाएगा 48, 12 से जा रहा है ना, 12 चौक 48, 12 से 60 मतलब 4 से और 5 4/5 आवर्स, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना और कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट कर लेना। तो इसका जो आंसर आपको दे रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ, आपको x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी -50 और एक आएगा आपको 45। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि निगेटिव वाले तो आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे हो सकता है नेगेटिव भाई, नेवर भी नेगेटिव। ओके अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ए पैसेंजर ट्रेन टेक 1 लेस फॉर जर्नी, ए पैसेंजर ट्रेन, एक सेकेंड फोकस बिगड़ रहा है, ओके अब सही है। अब देखो इसमें भी ये भी सेम क्वेश्चन है, मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए पहले कराया। अब एक पैसेंजर ट्रेन है वो टेक्स 1 आवर्स लेस फॉर जर्नी, मतलब 150 किलोमीटर की वो जर्नी करती है तो वो 1 घंटा कम लेती है 1 आवर्स लेस जब इफ स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड आप क्या मानोगे x मानोगे, इसकी जो यूजुअल स्पीड है वो x मानोगे, लेकिन x किलोमीटर पर आवर
वही सेम क्वेश्चन है। और जब ये 5 बढ़ा देगी तो ये कितना हो जाएगा 5x + 5। और फिर से टाइमिंग का मतलब टाइम का वो फॉर्मूले टाइम का इक्वेशन लिख लेंगे। तो टाइम का इक्वेशन कितना हो जाएगा मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस तो एक 150 जाना था, 150/x माइनस का 150/x + 5 इक्वल टू डिफरेंस क्या देगा 1 घंटे कम लगेगा तो 1 आवर्स। इसको कैलकुलेशन कर देना है, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आते हैं एज वाले क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप के वैरायटी का क्वेश्चन मैं एक करा रहा हूँ, मैं सारे तो नहीं करा सकता, आप खुद इस पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो सबसे इजी होता है एज वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चंस में आपको जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाओ, आप कहीं भी नहीं अटकोगे, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं छेड़छाड़ करना है। तो मैं आपको पहले पेज निकाल लूँ, ओके। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको इस तरह से आपको डील करना है कि जैसे आप खुद का अपना एज निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम देखते हैं द सम ऑफ एज ऑफ द मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। तो मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। कैसे रखूँ, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे नहीं है, एक सेकेंड, अब ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ द मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम्स द मैन एज एट दैट टाइम। तो पहले तो ये देखो कि सम ऑफ एज ऑफ मैन एंड सन, तो मान लेते हैं कि मैन जो है प्रेजेंट एज मैन का मान लिया मैंने x ईयर, ठीक है, x ईयर मान लिया। तो उस लड़के का क्या होगा, उसके हिज सन का क्या होगा, सन का क्या होगा, जब दोनों का सम है 45 तो एक का x है तो दूसरे कितना हो जाएगा 45 - x ईयर, सिंपल, समझ में आया, 45 - x ईयर। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, तो सबसे पहले तो आप 5 साल पहले दोनों का लिख लो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम द मैन एज एट दैट टाइम, मतलब अभी जो मैन का एज है उसका 4 गुना इक्वल है किसके, उस टाइम के 5 साल पहले का प्रोडक्ट के एज के, जो सिंपल। तो 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज लिख लो इनका। 5 साल पहले ये भाई साहब कितने जो आदमी होंगे उनके पापा वो भी 5 साल कम रहेंगे, क्योंकि भाई ईयर जब कम होगा तो दोनों के साथ दोनों की उम्र में से कम होगा ना। ऐसा था नहीं कि 5 साल पहले बाप कुछ एक्स से कुछ और रहेगा और ये कुछ घटेगा, तो 5 दोनों में घटेगा, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे, ये 45 - x थे और 5 और घट जाएंगे, तो डेट मीन्स ये हो जाएंगे कितना 45 मतलब 40 - x हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये x - 5 है। और ये तो बोला है कि 5 साल पहले इनके जो प्रोडक्ट का एज का जो प्रोडक्ट है, तो 5 साल पहले यही प्रोडक्ट एज है, तो इनका प्रोडक्ट x - 5 इंटू 40 - x, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। एज वॉज या इज का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना बोल रहा है, इज 4 टाइम्स द मैन एज एट दैट टाइम, मतलब 5 साल पहले जो टाइम था, 5 साल जो पहले उनका जो उम्र था, 5 साल पहले जो उम्र था उसके 4 गुना, मतलब 5 साल पहले उनका पापा का उम्र कितना x - 5 तो उसके 4 गुना। अब कुछ यहाँ पे समझ लेगा कि एज एट दैट टाइम का मतलब वो परसेंटेज। अब भाई जब यहाँ 5 ईयर अगो जो चल रहा है ये सेंटेंस चल रहा है, तो भाई इसी की बात कर रहा है, सेंटेंस जो सेंटेंस चल रहा है जब तक ये खत्म नहीं करें उसका मतलब इसी सेंटेंस की बात हो रही है, समझ में आया। तो इसलिए हम x - 5 लेंगे, ना कि 4x ले लेंगे। अब इसमें से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बस इक्वेशन नहीं तो बताना मुझे काम था, अब आप कैलकुलेशन कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा है, सो आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, है क्या x - 5 से तो ये कैंसल आउट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या बताओ, तो x = 36 आ गया, 36 आ जाएगा, और x 36 है तो ये भाई साहब कितने रहेंगे, सन कितना रहेगा 45 में से मतलब 9 रहेगा, ठीक है। सो चलो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 ईयर अगो एंड हिज एज इन 9 ईयर लेटर इज 15, डिटरमाइन रामूज एज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रामू ऑफ एज 5 ईयर अगो एंड हिज एज 9 ईयर लेटर, बाद में 15,
तो सिंपल है। तो 5 साल अभी मान ले परसेंटेज कितना है, x है, ठीक है, परसेंटेज x है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5 रहा होगा, क्योंकि भाई x हम इसलिए मान रहे हैं ना, क्योंकि परसेंटेज तो अभी x मानेंगे ही अपन, क्योंकि वो अभी का ही एज लेकर चलेंगे हम। तो अभी का एज लेंगे तो हम पीछे का भी पता कर सकते हैं, आगे का भी पता कर सकते हैं। तो 5 साल पहले बोल रहा था x माइनस 5 कर दें, और बोला है 5 साल बाद, 9 साल बाद, तो 9 साल बाद तो मतलब x प्लस 9, और इनका प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट का मतलब इनटू इक्वल टू कितना दिया है 15। तो डिटरमाइन कर दो इसका, क्या दिक्कत है, कर दोगे इसका, यही क्वेश्चन बनेगा, इसको कर लेना। नेक्स्ट आप देखो क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, अब शॉर्टर को साइड कौन सा होता है, लेंथ ब्रेथ होता है या लेंथ होता है, बताओ, ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है। तो 60 मोर देन शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ से 60 ज्यादा है। इफ लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। मतलब आपको अब यहाँ पे एरिया और डायगोनल का फॉर्मूला पता करना है, मतलब याद होना चाहिए। ओके, सो तुम पहले करो, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। सोच लिया, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब मान लेता हूँ शॉर्टर साइड बोला है ना, शॉर्टर साइड मान लेता हूँ मैं x, शॉर्टर साइड कितना x, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड कितना होगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा, लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा बोला है तो x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 30। और डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60, ये हो जाएगा, सब ये मीटर में है, ठीक है, मीटर। अब आपको साइड निकालना है, तो रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है हमारा और इसका ये डायगोनल होता है, ठीक है, ये इसका डायगोनल होता है। तो शॉर्टर साइड कौन सा है, ब्रेथ होता है शॉर्टर साइड x है, और ये लेंथ कितना है x प्लस 30 है, और ये कितना है x प्लस 60 है। अब आपको या तो एरिया के फॉर्मूला से निकाल लो या डायगोनल का फॉर्मूला लगाओ, उससे अच्छा हमको लगता है कि हम पाइथागोरस लगा देते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं रेक्टेंगल प्रॉपर्टी जानते हैं, क्योंकि हम 10th में हैं तो प्रॉपर्टी तो जानते हैं कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा को याद कर लो, पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक कर लो, ठीक है, फिर फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेना। मेरा काम तो बस ये है कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A takes 10 days less than time taken by the B to finish the same piece, मतलब a piece of the work. If both of A and B together can finish the 12 days, find the time of, देखो अब इस क्वेश्चन को ना ट्रिक से भी किया जाता है, लेकिन वो ट्रिक आपके काम का नहीं है, आपको बेसिक से ही करना होगा, समझ में आया। ओके, सो वर्क वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, वर्क वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना होगा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ। A takes 10 days less than to finish the work, मतलब आपको पहले ये समझना है कि जब आपको, मैं मान लेते हैं बी का पूछा है ना आपको कि फाइंड द बी फिनिश वर्क, फाइंड बी फिनिश वर्क, ठीक है, बी के फिनिश वर्क पूछा है। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर बी टेक्स x days, b takes x days, b takes x days, ठीक है, मतलब कोई काम है जैसे कुछ भी काम है, चेयर बनाना या टेबल बनाना, उसको काम करने में b x दिन लगाता है, ठीक है, b x दिन लगाता है। सो मैं पूछूं कि b एक दिन में काम कितना करेगा, यदि कोई काम को वो x दिन लगाता है टोटल, तो एक दिन में काम कितना करेगा, बताओ।
तो बी इज वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा उसका 1/x। अरे भैया मैं पूछूं, मैं बोलूं कि ये कोई काम है, इसको इस पत्थर को तोड़ना है और ये ऐसे इसके 5 हिस्से हैं, वो एक दिन में एक पार्ट तोड़ता है, दूसरे दिन में 2 पार्ट तोड़ता है, दूसरे दिन में, और ये 5 दिन में खत्म कर देता है, ये 5 दिन में खत्म कर देता है। तो मैं टोटल 5 दिन लगाता है इसको करने में। तो मैं पूछूं एक दिन में वो कितना वर्क किया होगा एक दिन में, तो एक दिन में काम कितना करेगा, ये 1/5 करेगा इसका। अरे 1/5 ही तो करेगा ना। यदि ये 5 हिस्सा है, वो एक एक दिन में एक एक हिस्सा तोड़ता है इसको, तो एक दिन में कितना तोड़ा होगा 1/5। तभी तो 1/5 1/5 1/5 1/5 दिन का जोड़ोगे तो ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यदि बी कोई काम x दिन में कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा वो 1/x भाग, क्योंकि काम हमारा एक है, कोई कंप्लीट है, एक का मतलब 100%, एक पूरा कंप्लीट काम है, उसका वो x दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में उसका मतलब 1 का x भाग कर देगा वो। ठीक है, इसी तरह से बीज क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी से कम लेता है 10 दिन ए टेक्स 10 डेज लेस देन, ए टेक्स 10 डेज लेस देन। तो लेस देन का मतलब बी से, तो ए का काम कितना हो जाएगा, एज ए टेक्स डेज कितना हो जाएगा x - 10 डेज हो जाएगा, क्योंकि उससे 10 दिन कम लेता है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा वन डे वर्क कितना हो जाएगा ए का, एज 1 डेज वर्क, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x - 10। अरे यही होगा नहीं होगा, जब वो x - 10 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में इतना काम कर देगा, कोई काम का इतना भाग कर देगा एक दिन में। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि दोनों साथ मिल जाए, इफ बोथ टुगेदर कैन फिनिश 12 डेज, यदि दोनों साथ में मिलकर काम करने लग जाए ना तो वो 12 दिन में खत्म कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यदि दोनों एज वर्क प्लस वी का वर्क 1 डे में, 1 डे एक दिन का, तो एक दिन का क्या हो जाएगा दोनों का, यदि वो टोटल 12 दिन में खत्म कर देता है, टोटल 12 दिन में खत्म करता है दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12 करेगा दोनों मिलके। समझे, कोई कंप्लीट काम एक था और दोनों मिलके इसको 12 दिन में खत्म कर दिया, तो एक दिन में कितना किया होगा उसका 1/12 हिस्सा। समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं, मैं बोलूं कि ये आपके मान लिया जाए आपके लिए ब्रेड आया, ठीक है, और आप ये 5 ब्रेड आपके पास रखा हो, मैं सिंपल समझा रहा हूँ ताकि आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इसको इस तरीके से समझ में आएगा। आपके लिए 5 ब्रेड आया, ठीक है, या पिज़्ज़ा मान लो, आप पिज़्ज़ा ज़्यादा खाओगे तो पिज़्ज़ा मान लेते हैं, ठीक है, और आप पिज़्ज़े के, चलो ऐसे नहीं, पिज़्ज़ा ही मान लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। और इस पिज़्ज़े को देखते हो आप स्लाइस किया होता है, 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 स्लाइस 4 स्लाइस 5 स्लाइस, ये 5 स्लाइस है इसका। अब ये मैं बोलूँ ये 5 स्लाइस है, कोई एक बंदा है इसको खाने के लिए और वो डेली एक स्लाइस खाता है, तो डेली एक स्लाइस खाएगा तो वो कितना दिन उसका चलेगा 5 दिन चलेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि एक दिन में वो कितना खाया होगा, तो भाई ये कंप्लीट एक था, ये कंप्लीट एक पिज़्ज़ा था पूरा, अब वो 5 दिन में ख़त्म किया तो इसका मतलब कि एक दिन में इसका 1/5 भाग खाया होगा, तभी तो इसके 5 भाग हुआ ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन में 1/5 भाग खाया होगा। तो इसी तरह से काम में भी लगा दो, खाना भी तो एक काम ही है ना, तो काम में भी लगा दो कि यदि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया तो एक दिन में कितना किया होगा, उस काम का 1/12 भाग कर दिया होगा, तभी ये फिर अगले दिन फिर 1/12 करेगा, फिर अगले दिन 1/12 करेगा, फिर अगले दिन 1/12। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं चलेगा कि सर हो सकता है एक दिन आके पूरी रात काम करे, तो ये नहीं है, सेम टाइम करेगा डेली, ठीक है, तो 12 दिन करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो अब क्या है, जब ये दोनों मिलके 1/12 दिन में कंप्लीट करता है और इधर एक दिन का कितना है, बी का 1/x आया, ए का एक दिन में इतना आया है, तो इन दोनों का सम कर दो, सिंपल, मतलब 1/x प्लस इस तरफ बी का ये है और यहाँ पे बी का कितना है, यहाँ पे ए का कितना है x - 10, और दोनों का सम कितना हमने निकाला 1/12, सिंपल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
बनता है पाइप वाले क्वेश्चन। देखो पाइप वाला जो है ना, पाइप एंड सिस्टम्स वाला क्वेश्चन, वो सेम टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन चलता है, वही सेम कॉन्सेप्ट चलता है। इसलिए मैंने एक पाइप वाला भी क्वेश्चन ले लिया कि पाइप वाला कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सेम क्वेश्चन है, मैं इसका पूरा सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, बस मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ, इफ टू पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, और रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स, मतलब एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर का मतलब जिस पे पानी रखा जाता है, मतलब रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये रिजर्वायर मान लेते हैं, ये रिजर्वायर है, इसमें 2 पाइप लगा हुआ है, 2 नल लगा हुआ है। ठीक है, 2 नल लगा हुआ है और इसको भर रहा है। तो जब ये दोनों साथ में भरता है, दोनों साथ में चलता है एक साथ, तो ये 12 घंटा लगाता है। और वन पाइप फिल्ड द एक पाइप जो है वो रिजर्वायर को 10 आवर्स फास्टर देन अदर्स, मतलब यदि अकेला अकेला दोनों को चलाकर छोड़ दिया जाए ना, तो ए मान लेते हैं ए है और ये बी पाइप है, तो यदि दोनों को बोल रहा है इन दोनों में से एक जो है ना, यदि अकेला अकेला चलाकर छोड़ा जाए तो ये यदि 10 घंटे लेगा, तो ये यदि 20 घंटे लेगा तो ये 10 घंटे में ही भर देगा। मतलब ए वाला जो है वो 10 आवर्स फास्टर है, 10 आवर्स क्या है, फास्टर है। समझ में आया कि मतलब यदि ये 20 घंटा ले रहा होगा तो ये 10 घंटे में ही भर देगा। लेकिन जब दोनों को साथ चलाते हैं ना, तब ये 12 घंटा में कंप्लीट कर देता है। तब ये 12, ऑब्वियस सी बात है कि एक कम टाइम ले रहा है, एक ज़्यादा टाइम ले रहा है, और दोनों को साथ में खोल दो तो एक एवरेज टाइम लेगा। ठीक है, 10 और 12 के बीच में आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे 10 और 20 के बीच में आएगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है कि मान लेते हैं कि एक जो पाइप है उसकी जो भरने की कैपेसिटी है वो x आवर्स है। तो मतलब हम मान लेते हैं जो फास्टर वाला है, फास्टर पाइप कितना लेता है, x आवर्स टाइम लगाता है, x घंटा टाइम लगाता है। तो आप बताओ, ये सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन मतलब x आवर्स में तो वो क्या कर देता है, फुल कर देता है। x आवर्स में तो वो क्या कर देता है, फुल कर देता है। लेकिन मैं पूछूं, जैसे वहां पे 1 डे का निकाल रहा था, वैसे मैं पूछूं 1 घंटे में कितना भरेगा वो, तो जब वो x आवर्स में ये पूरा कंप्लीट भर देता है, इसको x आवर्स में पूरा कंप्लीट भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इसकी 1/x पार्ट भरेगा। अरे इसकी 1/x पार्ट भरेगा। ठीक है, तो द पोर्शन ऑफ, ऐसे लिखना, आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है यहाँ पे, द पोर्शन ऑफ रिजर्वायर फिल्ड बाय द फास्टर पाइप इन 1 आवर्स इक्वल टू 1/x, इक्वल टू 1/x। ठीक है, सो अब आपको क्या बोल रहा है कि जो द स्लोअर पाइप टेक्स 10 आवर्स मोर देन द फास्टर पाइप, जो फास्टर पाइप है उससे 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो जब फास्टर वाला x ले रहा है तो स्लोअर वाला कितना लेगा, स्लोअर पाइप लेगा x + 10 आवर्स लेगा। समझा। तो अब सॉरी, द पोर्शन फिल्ड विद स्लोअर पाइप इन 1 आवर्स कितना हो जाएगा, 1/x + 10, 1/x + 10। ठीक है, लेकिन इसको साइमल्टेनियसली चला रहे हैं, मतलब फास्टर प्लस स्लोअर दोनों को चला दे रहे हैं, तब कितना ले रहा है वो, 12 घंटा। कितना ले रहा है, 12 घंटा। तो मैं इसका यदि निकालूं कि 1 घंटे में दोनों कितना पोर्शन भर दिया, जब दोनों को साथ चलाया तो 1 आवर्स पोर्शन फिल इन 1 आवर बोथ पाइप। तो कितना हो जाएगा, 1/12। भाई दोनों 12 घंटा में कंप्लीट कर देता है, भर देता है, तो 1 घंटे में 1/12 भाग भरेगा, फिर अगले घंटे में 1/12 और भरेगा, अगले घंटे में 1/12 और भरेगा, अगले घंटे में 1 बार, तो 12 बार ये भरेगा, तो मतलब ये कंप्लीट भरा जाएगा, पूरा कंप्लीट 1 आ जाएगा। समझ में। अब देखो सेम वही क्वेश्चन, जब इनका इंडिविजुअल लगा रहे थे तो ये आ रहा था 1/x 1 घंटे में, और जब स्लोअर का लगा रहे थे तो इंडिविजुअल 1 घंटे में x + 10 आ रहा था, और जब साथ में मिला दिया तो 1 घंटे में ये आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या है, 1/x + 1/x + 10 इक्वल टू 1/12। यहाँ से इक्वेशन बनाना। तो ये सेम क्वेश्चन बनता है उसी का टाइप, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक लिया और आपको सॉल्यूशन कराया। ठीक है, आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
सो अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आर डी शर्मा से करा रहा हूँ, ये लास्ट वेराइटी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो और इसमें है जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई होप। देखो ये क्वेश्चन है कि सम स्टूडेंट्स प्लान पिकनिक के प्लान किया और बजट फॉर द फूड वॉज 480, मतलब उनका बजट कितना था 480, बट 8 ऑफ दीज फेल्ड टू गो एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10, मतलब उनमें से 8 ने मना कर दिया जाने से, तो जिसके कारण क्या हुआ कि फूड का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया 10 बढ़ गया। समझ में आया? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, तो कितने स्टूडेंट ने पिकनिक को अटेंड किया बताइए। सो देखते हैं। देखो मैं मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्स जो स्टूडेंट थे, हम अपन को इतना ही पूछा है ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, तो हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट who planned the picnic x मान लेते हैं। टोटल x लड़कों ने किया था प्लान, ठीक है। अब x लड़कों ने प्लान किया तो नंबर ऑफ लड़के x थे, तो उनका बजट कितना था, एक का बजट कितना आएगा, बजट था उनका टोटल 480, ठीक। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच मेंबर का कॉस्ट कितना आएगा 480 डिवाइड बाई एक्स। भैया 480 है, उसको बराबर भाग में बांटना है, तो कितना करेंगे एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो अब ये तो था जब एक्स लड़के थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसमें से छोड़कर भाग गया, मतलब 8 ने कितना बोला, 8 लड़के ने फेल्ड कर दिया, बोला हम नहीं जाएंगे। तो अब बच्चे कितने होंगे, बच्चे हो गए अब x - 8, बच्चे हो गए x - 8, समझ में, बच्चे हो गए अपने पास x - 8, ये बच्चे हैं जो अब जाएंगे। तो अब बजट कितना पड़ेगा, तो बजट तो अपना अभी भी 480 है, लेकिन अब एक एक बंदे पे बढ़ जाएगा, तो मतलब बढ़ा कितना बजट 10 बढ़ गया, तो मतलब पहले बजट कितना था ईच मेंबर पे 480 अपॉन x, अब कितना हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस का 10 हो जाएगा, समझ। और जब इसको मल्टीपल कर देंगे x - 8, जो इतना तो लोग हैं जो जाने वाले हैं, और अब बजट हो गया है कितना, अब इतना हो गया क्योंकि 10 बढ़ गया है, सब पे बढ़ेगा तो सब में मल्टीपल हो जाएगा 10, ठीक है। पहले सब पे इतना था, अब इतना हो गया, और इनमें से माइनस कर दिया 8, इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो बजट हमारा जो आएगा वो 480 आएगा। यही तो है हमारा बजट, यही तो है ना हमारा बजट तो हमने चेंज नहीं किया ना, 480 हमारा है बजट। तो अब इसे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ से आपको x का वैल्यू आएगा और x का जो वैल्यू है उसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो वो आपका जो पूछा है क्वेश्चन में क्या कि बताइए कितने स्टूडेंट ने अटेंड किया, तो वो आ जाएगा। समझ में आया? सो अब हम इसमें देखो x की वैल्यू आपको 2 आएगा, एक आएगा x = आएगा 24 और एक आएगा x = -16, तो ऑब्वियस सी बात है 24 वाला लेंगे हम, ठीक है। तो 24 यदि लेंगे तो उसमें से 24 - 8 करेंगे तो 16 आएगा, तो मतलब 16 है वो आंसर जो लड़के गए थे घूमने के लिए। समझ में आया? सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। पूछ रहा है अ पोल हैज इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है। पोल हैज इरेक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच वे, तो पहले तो आप 13 मीटर का एक पार्क बना लो, ठीक है। 13 मीटर का मैं यहाँ पे एक पार्क बना लेता हूँ, ठीक है। 13 मीटर डायमीटर इसका है, 13 मीटर, सॉरी ये सेंटर है, ये 13 मीटर इसका डायमीटर है, ओके। 13 मीटर इसका डायमीटर है। इन सच वे डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स A and B, तो मतलब यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे गेट ये B है और ये A गेट है, यहाँ 2 गेट खोलना चाहता है, यहाँ पे ये 2 गेट है, मतलब खोलना क्या चाहता है, 2 गेट है यहाँ पे, ओके। ये 2 गेट है यहाँ पे A और B, तो डिफरेंस क्या बोल रहा है, इन सच वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स A and B ऑन बाउंड्री इज 7 मीटर, मतलब यहाँ से जो इनके डिफरेंस है, ये यहाँ से इधर
और इधर से ये, इनका जो डिफरेंस है, ये जहाँ पोल लगाना है, यहाँ जो पोल लगाना है, यहाँ से जो इनका गेट का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो कितना है, वो है 7 मीटर। ठीक है। सो इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या यहाँ पे इतने डिफरेंस पे एक पोल लगाना संभव है? इज इट पॉसिबल? इफ एस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी द पोल कैन बी इरेक्टेड? मतलब तो यदि हाँ तो वो डिस्टेंस बताइए जिसपे कि दो गेट के बीच से, मतलब ये दो गेट के यहाँ से डिफरेंस से यहाँ पे पोल खड़ा किया जा सकता है, वो कौन सा डिस्टेंस है? ठीक है, जहाँ की डिफरेंस 7 भी हो और यहाँ पे पोल खड़ा भी हो जाए दोनों गेट से। तो अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लेते ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, हमने बना लिया, ये यही हमारा डायग्राम है, ये एक, और ये 13, ये डायग्राम 13 है। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला है कि इनका डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मानना पड़ेगा। जब दो चीज़ का डिफरेंस है तो एक को मान लेंगे तो दूसरा हम पता कर सकते हैं। तो मान लेता हूं मैं का मतलब ये दिया है आपको, ये दिया है कि AP माइनस BP इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। AP इक्वल टू BP माइनस 7। तो यदि मैं BP मान लेता हूँ, BP हमारा x है, तो AP कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। तो AP कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। यदि BP हमारा x है तो AP कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स, एज सिंपल। अब आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ से आपको एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है, और वो थ्योरम ये लगेगा कि सर हम ये जानते हैं कि सर्कल के जो ये पेरीमीटर है उस पे जो पॉइंट, मतलब जब भी एक ट्रायंगल बनता है तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमी सर्कल पे बनाए हुए कोण क्या होता है, ये कितना है, ये कंप्लीट 180 है, ये कंप्लीट 180 है। तो ये 180 होता ना, तो इसका आधा होता है, इसके इस पॉइंट से जो दो क्या बनाया गया है, यहाँ पे जो आर्क लिया गया है। ठीक है। सो ये कितना होता है, आधा होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलेगा AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में AP प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है। अब बताओ, ये हो जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0, ये आएगा। तो इसको 2 से और डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये x की वैल्यू इस पे सेटिस्फाइड कर जाता है, द डिस्टेंस x ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट B इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सो इट विल, फिर यदि ये पॉसिबल, ये यदि सेटिस्फाइड कर जाता है, इसका मतलब ये हमारा जो एजम्पशन है ये सही हो जाएगा, फिर हमारा कौन सा। तो इसके लिए सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेटिस्फाइड करने के लिए कि ये पॉसिबिलिटी है और ये कंफर्म है कि यहाँ पे यदि पोल लगाना है तो आपका जो इसका जो वैल्यू x का आना चाहिए वो रियल आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए, रियल रूट। हमने 3 कंडीशन पढ़े थे कि डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, जब इक्वल टू 0 होता है तो रियल होता है। ठीक है। और ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फिर उसमें मोर देन सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें रियल रूट कहाँ मिलता है। अब रियल रूट के लिए हमने पढ़ रखा है कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमेरा ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 60, यही होगा। अरे यही होगा ना। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 289, जो कि ग्रेटर है 0 से, जो कि ग्रेटर है 0 से। तो डेट मीन ग्रेटर है तो इसका मतलब रूट क्या होगा, रियल होगा। और यदि ये इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर रूट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
रियल भी होता है और रूट बराबर भी हो जाते, ये हमने कंडीशन पढ़ा रखा है। तो रियल रूट है इसका मतलब कि मतलब हमारा संभव है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो अब हम इस मतलब यहाँ से हम ये पॉसिबिलिटी हो गया कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स एंड इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क। यहाँ पे बाउंड्री ऑफ द पार्क पे लगाया जा सकता है। तो देखते हैं इसके 2 रूट कौन कौन से होंगे। तो 2 रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू हम क्या लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस 4 से मतलब डी यहाँ पे लिख देते हैं 4 और अपन 2a। ठीक है, तो माइनस बी कितना है, माइनस बी का मतलब 7 है, ये 7 है, बी 7 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है, रूट डी 289 है और डिवाइड बाय 2a, तो 2a कितना 1 है, a 1 है तो इतना होगा, ये -7 प्लस माइनस ये कितना किसका स्क्वायर होता है कंप्लीट, तो ये 17 का होता है अपॉन 2। तो एक बार जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 और डिवाइड बाय, तो ये एक वैल्यू आएगा माइनस का 12, एक आएगा प्लस का 5। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि x जो है वो माइनस में तो कैसे आएगा, x तो माइनस में नहीं आ सकता, तो मतलब हम इसको इग्नोर करेंगे, हम x इक्वल टू 5 को लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 5 को लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वो 5 वो डिस्टेंस है जहाँ की गेट B से यहाँ तक डिस्टेंस मतलब यहाँ पे इरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और जब ये इरेक्ट किया जाता है तो मतलब ये 5 लोग हैं ना, तभी इसके गेट को भी टच करेगा, मतलब ये लाइन और इस B को भी टच करेगा, यही हमारा कंडीशन था। और जब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें देखो रूट्स के भी जरूरत हो गए, पाइथागोरस के भी जरूरत हो गए, इसमें ये प्रॉपर्टी का भी, सर्कल का प्रॉपर्टी का भी जरूरत हो गया कि सेमी सर्कल पे बनाए हुए जो बड़े वाले जो सेक्टर होता है उस पे जो एंगल बनते हैं वो इसके आधा होते हैं। तो ये कंप्लीट 180 तो ये 90 हो जाएगा। ये मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा अब कंप्लीट। ओके, सो आई थिंक अब हमने सारे कवर कर लिए। एक और क्वेश्चन हमने लिख के रखा था, एक क्वेश्चन और है, उसको मैं करा देता हूं, मैं उसको भी मैं आपको दिखा दूं, मैंने लिख के रखा था। ये एनसीईआरटी से, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, शांत वाटर, टेक्स 1 आवर्स मोर देन गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या इसे आप नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिल्कुल फाइंड आउट कर लेना, आपको मैंने कौन सा बताया है, बहुत ईजी है। इसके लिए आप, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज हम यहीं पे अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में एक नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।